शुक्रियादार भाई हैं हमारे साथ, वो भी आए हैं, तो उनको भी मैं वेलकम करता हूँ यहाँ पर। और आज का दिन जो है मेरे नज़दीक एक बड़ा अहम दिन है। ये किसी भी क्रशिंग सीज़न के स्टार्ट करने से पहले लाइट अप जो होता है ये पहला मरला होता है, और इस लाइट अप आज जो अशरफ शुगर मिल लाइट अप कर रही है 6 नवंबर को, जो बानी अशरफ शुगर मिल चौधरी मुदस्सिर साहब की भी आज बरसी भी थी, जिसमें हमारे तमाम लोगों ने शिरकत की, हमारे वर्कर्स, हमारे काश्तकार भाई, शहर से आए हुए हमारे मेहमानों ने, तो उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने साथी भाइयों के साथ साथ। तो मैं साथी भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप सब इस कवरेज के लिए आए, इस इम्पॉर्टेंट दिन के लिए आए, और हमारी दुआ में भी शिरकत की आपने। और जो अल्लाह ताला का कलाम पढ़ा गया, जो कुरान शरीफ पढ़ा गया, जो अपने पाकिस्तान अजीज़ वतन के लिए दुआएं मांगी गई, तो ये हम सब का वतन है, हमारा सब का मुल्क है, और एज अ पाकिस्तानी, एज अ पाकिस्तानी नेशन हम सब एक है। शुगर इंडस्ट्री जो होती है उसकी अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान की मैशत में बड़ा अहम रोल अदा करती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी इंडस्ट्री को, अपने जो मुल्क के लिए जो इज़्ज़त कमाने वाले हैं, उनको भी रेडिक्यूल करते रहते हैं, लेकिन अपनी अपनी सोच है। मेरे नज़दीक तो जो भी पाकिस्तान के लिए करता है, पाकिस्तान के लिए अपनी इकॉनमी में रोल प्ले करता है, पाकिस्तानी मैशत में रोल प्ले करता है, तो वो सारे काबिल एहतराम है। कि मैशत है तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। मैशत के बगैर कोई मुल्क, आप देखें चाइना है, तो चाइना को देखो किस तरह तरक्की कर गया। चाइना की पॉलिसीज ऐसी थी जिसमें उन्होंने प्रोडक्शन की और उसको एक भरपूर तरीके से एक्सपोर्ट्स की। आज चाइना किधर है, किसी को चाइना कहाँ था। एक वक्त वो था जब पाकिस्तान ने चाइना एयरलाइंस के लिए जहाज़ लिए, PIA से हमने ट्राइडेंट जहाज़। एक वक्त वो था कि हमने मैं चाइना भी जाने का इत्तेफाक हुआ, तो चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट थे वो ही कह रहे थे कि हम आपका एहसान भूले नहीं हैं। जब चीन आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान ने उस वक्त हमें जो हमने मांगा आपने हमें दिया। और वो कहते थे अब आप आए हैं। जब मेरा पहला विज़िट था, जब प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने विज़िट किया, तो उसमें चाइनीज़ प्रेसिडेंट कह रहे थे आज आप आए हैं, अब जो आपने लेना है ले जाएं, मैं जिसके लिए $30 अरब उसको एयरमार्क करता हूँ, और जब होंगे तब दे देना। आपने भी यही कहा था चाइना को कि जब होगा दे देना, तो हम भी यही कहते हैं कि जब होगा दे देना, जल्दी मांगेंगे भी नहीं, तो आप अपने पाँव पे सब खड़े हो। तो ये उन कौमों की, उन मुल्कों की बात है जिन्होंने अपने वतन को मजबूत किया, इकनॉमिकली मजबूत किया। तो शुगर इंडस्ट्री की जिसमें बात कर रहा था कि वो भी पाकिस्तान की मैशत में एक बड़ा अहम रोल अदा करती है। अगर शुगर इंडस्ट्री, अल्लाह ना करे, अगर ना हो किसी मुल्क में आपको चीनी मंगानी में, तो अरबों डॉलर की चीनी आप इंपोर्ट करें, तो पाकिस्तान इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हर पाकिस्तानी सनत ने मिलकर हुकूमत का हाथ बटाना है, हमने अपने मुल्क को सपोर्ट करना है। पाकिस्तान में जो पैदावार बढ़ा सकते हैं अब वो हम करें, ताकि पाकिस्तान में प्रोडक्शन होगी तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, जब एक्सपोर्ट्स होंगी तो डॉलर्स आएंगे और हमारी मैशत को सहारा मिलेगा। तो आप ये देखें कि शुगर इंडस्ट्री कितने अहम रोल अदा कर सकती है। चीनी के साथ साथ हम बिजली बना सकते हैं। अगर हुकूमत चाहे तो हर मिल 40 से 50 मेगावाट हम बिजली दे सकते हैं। अगर हुकूमत चाहे एक मिल से 40-50, तो उसका देखें पूरे पाकिस्तान में तो हज़ारों मेगावाट बन जाते हैं। कोई इसे फ़ायदा उठाए, और जो बिजली अभी महंगी होती जा रही है ये भी सस्ती हो। आपको मेरा ख्याल है ये कम से कम भी तो 15, 16, 18 रुपये शायद यूनिट पे दस्तयाब हो सकती है। तो इस पर भी हम सोचा जा सकता है। शुगर इंडस्ट्री के इतने फ़वाद हैं जो सारी दुनिया फ़ायदे उठाती है। उसमें आप देखें तो एथनॉल है। एक एथनॉल एक ऐसे इंपॉर्टेंट फ्यूल है
जो आलूदगी भी ख़त्म करता है। और पाकिस्तान में हम अगर इसका फ्यूल ग्रेड में चले जाएं, क्योंकि इसकी फ्यूल ग्रेड की पॉलिसी मैंने बनाई थी जब आज से 10-12 साल पहले, तो उस वक्त देखें तो ये जो एथेनॉल है ये भी आपको तकरीबन कोई अराउंड $18 बिलियन का ज़र मुबादला बचा सकता है। अब उतना फ्यूल आपको ऑयल कम इम्पोर्ट करना पड़ेगा। आप अगर डीज़ल पे चले जाएं तो हम बायोडीज़ल बना सकते हैं, प्लांट से बना सकते हैं, मौजूद हैं। $3 अरब वहाँ से बच सकता है। तो थोड़ी सी गैप रहती है। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उस पर हुकूमत, इंडस्ट्री और सब मिल के हम जोर लगाए तो उस डेफिसिट को हम दूर कर लें तो आज पाकिस्तान जो है वो अपनी ट्रेड डेफिसिट अगर निकल जाए तो हम तो फिर दोबारा एक ऐसा ताकतवर मुल्क बन सकते हैं। तो हमारी तो अपने मुल्क के लिए भी दुआ है और उसके लिए अल्लाह ताला हमें इसकी हिम्मत दे कि हम अब पाकिस्तान को ऊपर लेके आएँ। और इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा। अभी जो आर्मी चीफ देखें तो वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं पाकिस्तान की मैशत के लिए उनका टारगेट है। उनके जो एफर्ट्स हैं मैं उनको इखराज तहसीन पेश करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब को देखें, प्राइम मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट है, सब लगे हुए हैं कि पाकिस्तान की किसी तरीके से बेहतरी हो और आइंदा जो आने वाली किस्तों में जो पेमेंट्स हो उसमें आसानी हो। अल्लाह हमारे मुल्क को कायम और दायम रखे और इसको एक मजबूत बनाए। और हमारी सब की दुआ, ये पाकिस्तान है तो हम हैं, खुदा न खास्ता अगर ये नहीं है तो आपकी हमारी पहचान क्या है? कुछ भी नहीं है। सर, भारत में हमारी जंग चल रही है क्रिकेट के नाम पे और ये मैं पहले मैशत पे कर लें, भारत से तो हम निपट लेंगे, पहले मैशत को हम मुकाबला करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। अगर आप इस तरफ हम करें तो हमारा मुल्क एक बहुत ही इकनॉमिकली एक बहुत मजबूत मुल्क बन सकता है। अल्लाह ताला इसको बनाए और ये हम करें। और आज का जो दिन है उस हिसाब से मैं चलो ज़्यादा लंबी बात नहीं करता। आज के दिन के हिसाब से हमारे जितने यहाँ वर्कर्स मौजूद हैं, किसान भाई मौजूद हैं, आप लोग हैं और हमारे टेक्निकल लोग मौजूद हैं, जो HODs मौजूद हैं, हम सब की एक ही दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को मजबूत और एक ताकतवर मुल्क बनाए ताकि दुनिया में हम खड़े होकर एक दिलेरी से मुकाबला कर सकें। तो आज के इस दिन के लिहाज से मैं अपने जो वर्कर्स हैं ये तो हमारे बच्चों की तरह हैं और हमेशा इनको मेरे वालिद साहब ने बच्चों की तरह समझा, मैं भी इनको अपने बच्चों की तरह समझता हूँ। और मेरी तमाम तर इनके लिए दुआएं भी हैं। अल्लाह ताला इनको महफूज रखे, ये सीज़न इतना अच्छे तरीके से गुजरे कि किसी को खराश तक ना आए। और मैं इस मौके पर एक बोनस का ऐलान करता हूँ। आगे इंडिया पाकिस्तान के मैच शायकीन पाकिस्तानी जो जा रहे हैं ना उनको नारे लगाने की इजाज़त दी जा रही है, ना फ्लैग आने की इजाज़त दी जा रही है, महदूद वहाँ रखे हैं। इस रवैये पे आप क्या? वैसे मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें ज़रा बढ़ा चढ़ा के भी बताई जाती हैं। अभी हमारी टीम भी गई है, मैं भी एक दफ़ा अहमदाबाद से होकर 2-3 दिन के लिए गया था। मतलब खैर एक टीम ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है, ये तो पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन जो आप बात फरमा रहे हैं ना, मैंने देखा है जो आम इंडिया की जो पब्लिक है उनमें मैंने वो उसका नफरत या उसका नहीं देखी। जो आम भारत का जो शहरी है, जो क्रिकेट का शौकीन है, वो आता है हमारी गेम भी देखता है, उसको भी इंजॉय करता है, वो भी करता है। चंद लोग जो होते हैं इस टाइप के, जिनका लेकिन बहुत थोड़ी तादाद होती है जो इस तरह करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी परचम को मैंने नहीं देखा। पूरे अहमदाबाद के स्टेडियम में देखे, पूरे ग्राउंड में इतना बड़ा परचम, मैं तो देख के मेरे तो अपना झंडा देख के इतने मेरे जज्बात हो गए थे देख के कि मैं कि यार इंडिया में हमारा इतना बड़ा झंडा पूरे ग्राउंड पे। फिर इंडिया के बोर्ड ने पूरा पाकिस्तान का कौमी तराना
उधर बजाया और गाया, आपने पीछे टीवी पे देखा होगा। तो वो देख के मैं तो मतलब आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। फिर उसके बाद आप देखें कि बीसीसीआई ने, मैं कोई किसी की तरफदारी का, जो फैक्ट्स हैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। बीसीसीआई ने एक म्यूज़िकल प्रोग्राम रखा इंडिया पाकिस्तान के टूर्नामेंट। वो मुझे बीसीसीआई वाले कह रहे थे कि कहते हैं कि अवाम और के जो इंतहा पसंद लोग, कि आप पाकिस्तान को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं, दूसरे मुल्कों के लिए तो आपने कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं किया, ना आपने कोई म्यूज़िक प्रोग्राम रखा, ना कुछ रखा, तो पाकिस्तान को इतना वेलकम क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा दुनिया में दो ही नेशंस हैं क्रिकेटिंग सबसे बड़ी, इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर हमारी गेम हो रही हो तो उससे दुनिया में कोई इससे बड़ी गेम नहीं है। तो वो जो इस बात को, टीम को क्या मैसेज देंगे सर? हमारे टीम को हमारी, मेरी दुआएं हैं, आपकी भी दुआएं हैं, हम सब एक हैं। और अपनी टीम के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात और दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, कामयाबी से पाकिस्तान। क्या वजूहत हैं कि पहले 3 मैच हम हारे? तो कौन सी ऐसी वजूहत हैं जो अंदरूनी खाना लड़ाई जारी थी? कोई और लड़ाई, उसके बाद कोई लड़ाई नहीं मेरा थी। सवाल थोड़ा जी सा, जी। और उसके बाद जो है वो फिर एक टीम एक ब्रेक के ऊपर आई और उसके बाद स्टार्ट हुआ, और उसके बाद जो है वो इंजमामुल हक जो है वो चीफ सेलेक्टर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कुछ मामला तो थे सामने, कोई अंदरूनी कहानी हो तो वो ज़रा बता दें। नहीं, अंदरूनी कोई कहानी नहीं है, ना ही कोई प्लेयर्स की लड़ाई है, सारी टीम इकट्ठी है। और उधर जाके देखा है मैंने भी टीम को, उनका बिल्कुल यूनिटी है। और ये जो फजूल कहानियाँ हैं वो लोग उड़ाते हैं जो हमारे मुल्क की क्रिकेट टीम के दुश्मन हैं, जो हमारे मुल्क के हमदर्द नहीं हो सकते। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हमारी टीम इकट्ठी खेल रही है, अपने मुल्क के लिए खेल रही है, पाकिस्तान के लिए खेल रही है। और आपकी और मेरी, हम सब की दुआएं हैं कि खुदा ताला उसको कामयाबी से लाए। एसोसिएशन 2014 से ही लिस्टें बरकरार हैं, नई बाकायदा तौर पर वो नहीं बनी है एसोसिएशन, उसी के ऊपर ये इलेक्शन हो रहा है। क्या समझते हैं आने वाले दौर के अंदर वो जो सिलेक्टर होंगी, जो इलेक्शन होंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे आगे चेयरमैन किसी भी बनने में, या ये 3 महीने का ही टेन्योर आप मुकम्मल करेंगे? नहीं, 2014 की तो बात नहीं है, वो तो मेरे ख्याल में ईयर तो मुझे याद नहीं, 21-22 की शायद बात है उन्होंने की थी। ये इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, जो आइन है, कानून है, उसके मुताबिक इलेक्शन भी होंगे, चेयरमैन भी शिप भी हो जाएगी। बाकी जो आप कह रहे हैं कि शायद कुछ मामला थे अदालतों में, जो मुख्तलिफ़ अदालतों के मुख्तलिफ़ अहकामात थे, हमने उनको भी ऑनर करना था। हमने कोई भी ऐसी काम नहीं करना था जो कानून की खिलाफ वर्जी हो। बहरहाल हमारी क्रिकेट बोर्ड हर चीज़ खुश उसलूबी से चल रहा है। बाकी जितने लोग हैं वो लोग हैं जो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हो, तो वो ऐसे जानबूझ के आर्टिफिशियल क्राइसिस करते रहते हैं। मुझे उनकी परवाह नहीं है, मैंने कभी उनके वो देखे भी नहीं है। हम अपनी आंखें बंद करके अपने मुल्क के लिए जो अच्छा है, अपने क्रिकेट के लिए अच्छा है, उसके ऊपर करी जा रहे हैं। अच्छा जी, आर्टिफिशियल लोग आप वही उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल नजम शेट्टी और उनके जो इर्द के लोग हैं जिनका क्रिकेट से कभी कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहा, वो आपके लिए क्राइसिस पैदा कर रहे हैं। क्या ये क्राइसिस पाकिस्तानी टीम के लिए खतरनाक नहीं है? मैं तो चलो किसी का नाम नहीं लेता, जो भी अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। मेरी हर इंसान के लिए, हर बंदे के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उसको सीधे रास्ते पे लाए, विदाउट नेमिंग एनीवन। अभी न्यूजीलैंड से मैच हो गया, इसके बाद टीम का कैसा मोराल है? आपकी किसी टीम ऑफिशियल से या कप्तान से कोई बात हुई? अभी मौसमी सूरत हाल भी आ रही है, कुछ मैचेस खतरे में पड़ रहे हैं, सारे सिनेरियो को देखते हुए कोई राब्ता हुआ आपका बाबर आजम से या टीम ऑफिशियल से? क्या नहीं? देखो ना, सबसे पहले तो बात यह है कि हमारे जो ओपनर्स हैं उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी है। और मैंने कॉल की उसको भी, बाबर आजम को भी की। और हमारे जो जिस तरह परफॉर्मेंस दी है हमारे फ़खर ज़मान ने, तो मैंने कॉल करके फ़खर ज़मान को मुबारक भी दिया और उसके लिए बोर्ड की तरफ से 10 लाख का इनाम का भी ऐलान किया। उसके बाद बाबर आजम को भी मुबारक दी है कि जिस तरह उसने टीम को मैदान में लॉन्च किया है, जिस तरह फ़ाइट किया है, तो मैंने उसको भी बेस्ट विशेस दी है और कहा है कि आइंदा भी अल्लाह ताला आपको फतवात से लेके जाए, आप इसी जोश जज्बे से आगे चलते जाए और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा नाम और अच्छी खबर लेकर आए।
और उसने भी कहा है कि जी मैं इंशाल्लाह फ़िक्र ना करें, मैं अपना पूरा जोर लगाएगी, हमारी सारी टीम फाइट करेगी फॉर पाकिस्तान एंड ब्रिंग ए गुड ऑनर एंड रिस्पेक्ट टू दिस कंट्री। हरियाणा खासता कोई ऐसा होता है कि पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता सेमीफाइनल के, तो जो अभी जैसे बातें चल रही हैं क्रिकेट के अंदर दोबारा से रिफॉर्म्स लेकर आने की, चाहे वो क्रिकेट में हो या बोर्ड में या मैनेजमेंट कमेटी में हो, तो इसके हवाले से कोई आपकी रिफॉर्म्स किस चीज़ के? तब्दीलियां लाने के लिए? किसने कहा? क्रिटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। क्रिटिक्स तो कह रहे हैं, मैंने उनके कहने पे तो नहीं चलना, मैंने अपने दिमाग और अपने दिल से चलना है। जो हमारे क्रिकेट बोर्ड में जो हमें क्रिकेटर्स हैं जो एडवाइस कर रहे हैं, उनके साथ मुशावरत करके चलना है। हमने नेक नीति से चलना है 100%, इसमें कोई दूसरा किसी को शक भी नहीं होना चाहिए। मुल्क के लिए काम करना है, पाकिस्तान के लिए काम करना है, पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार से हम किसी को नहीं खेलने देंगे। आने वाले चीफ सेलेक्टर कौन होंगे, कोई सवाल से कुछ तयन किया गया? और दूसरा, आम आवाम पूछती है एक क्रिकेटर का क्या पैकेज होता है, क्योंकि इतना पैसा खर्च किया जाता है और फिर मायूसी सामने आती है, तो थोड़ा सा आगाह कर देंगे कि इससे जो आप बात कर रहे हैं कि मैं पहले भी खैर एक दो प्रोग्राम में बता चुका हूँ ये कि ये नहीं होता कि जो क्रिकेटर्स को हम दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो उनकी कोई गेम की वजह है। अब आप देखें ना, पूरी दुनिया के बोर्ड्स में जितने बोर्ड्स हैं उनके जो पैसे क्या माली प्लेयर्स को मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा है, हमारे क्रिकेटर्स के लिए बहुत कम थे। तो मैं तो एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब मैं साउथ अफ्रीका गया, मुझे वेस्ट इंडीज़ बोर्ड के चेयरमैन मिले, उन्होंने कहा, मैंने कहा आप एक यूरोपियन छोटी सी टीम से आपकी टीम हार के आ गई, क्या वजह हुई है? तो उसने कहा एक ही वजह थी कि मेरे जितनी ए ग्रेड के प्लेयर्स थे वो लीग क्रिकेट खेलने चले गए और मेरे पास तो कोई प्लेयर ही नहीं था, मेरे पास तो बी और सी ग्रेड के थे, मैं उनसे गया हूँ तो फिर यही रिज़ल्ट निकलना। मेरे वो ज़हन में वो बात भी थी। तो मैंने ये सोचा कि ये लीग क्रिकेट तो इस तरह फैलती जा रही है। आप देखें BCCI हमसे कई गुना पैसे ज़्यादा देता है, लेकिन वो अपने किसी खिलाड़ी को लीग में नहीं जाने देता। तो मैंने ये सोचा कि मैं इनको एक बाइज़्ज़त और अच्छे पैसे दें जो दूसरे बोर्ड्स के मतलब उनके को मुकाबलतन हमारे को डिसेंट अमाउंट हो, हम उनको प्लेयर्स अपने को दें, अपने प्लेयर्स को हम इन चीज़ों से बचाएं और फिर इनको ये लीग क्रिकेट में ये ना हो कि यहाँ भी वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के तो लीग खेलने चले जाएं, फिर हमारा कोई नेशनल टूर्नामेंट हो तो खिलाड़ी ना अवेलेबल हो। तो मैंने कहा इनको प्लेयर्स दो ताकि ये इतने पैसे दो कि ये साइन करें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट करें, और हम जो हमने सोचा है कि PSL के अलावा सिर्फ एक लीग की अलाउ करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। पाकिस्तानी टीम छठे के हवाले से आप क्या कहेंगे कि कभी इसका शिकार हुई है? जो आने वाले 3 मैच के जो मामला बढ़े थे वो भी सामने खबरें आई कि कुछ छठे बाजी का मामला हुआ, वो कसीनों के हवाले से कुछ तरीके से मामला चले। तो नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि वो सिट्टा चला हो या कैसी हो। अल्लाह का फजल है, हमारी दुआएं भी हैं और हमारी टीम जहाँ है अल्लाह ताला उसको कामयाबी से हमकनात करें और पर हम सब आगे बढ़ें। पिछले दिनों हमने ये देखा कि रामजोत सिंह साहब ने ये कहा प्रोग्राम में बैठे हुए कि आप बाबर साहब को कॉल की, रिप्लाई नहीं कर रहे। वो बाबर साहब का जवाब भी आ गया। उसके बाद हमने देखा कि इंतजाम साहब ने रिजाइन कर दिया, इंटरनेशनल मीडिया में बातें हो रही हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि ये मामला जो है ये वर्ल्ड कप भी चल रहा है, अब हमारी बदनामी हो रही है, तो वर्ल्ड कप के बाद ये सारे मामला हो जाते हैं, इंतजाम साहब रिजाइन करते हैं, बाकी मामला चल रहे हैं, क्या वजूहात हैं इसलिए? अनफॉर्चुनेटली वो एक मीडिया में स्टोरी लीक हुई थी जिसकी वजह से हमने तो उनको बुलाया था। इंतजाम साहब की मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, बड़े प्लेयर है माशाल्लाह, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्म की है, पाकिस्तान के लिए खेला है। तो जो बंदा भी मुल्क के लिए परफॉर्म करता मेरे दिल में तो उसके लिए इज़्ज़त होती है। मैं उनको बुलाया था लेकिन वो गालिबन उन्होंने आने से पहले ही रेजिग्नेशन आ गया, तो फिर हमने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। अब जो इंक्वायरी आएगी तो उसके बाद देखेंगे। सर पिछले दिनों आपने कौन सी व्हाट्सएप चैट आपकी लीक हुई थी बाबर के साथ? तो मेरी तो कोई व्हाट्सएप हुई नहीं उसके साथ, ना बाबर ने कभी फ़ोन किया ना। अब मैंने अभी 2 दफ़ा फ़ोन किया, जब पाकिस्तान टीम जीती है तो मैंने उसको मुबारक दी है। बोर्ड के ऑफिसर से उनको गई थी, जिसका उसने जवाब दिया, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। उन्होंने खाली पूछा कि ऐसे है, तो उसने कहा मैंने कोई कॉल नहीं किया।
सर शायद अफरीदी से आपकी मीटिंग हुई है, वो उसका क्या स्टेटस है? वो ज्वाइन करने जा रहे हैं, कोई बड़ा ओहदा लेने जा रहे हैं या फॉर्मल मीटिंग है? शाहिद अफरीदी देखें, वो भी एक बड़ा नाम है, वो भी एक बड़ा क्रिकेटर है, उसकी भी हम बड़ी इज़्ज़त एहतराम करते हैं। शाहिद अफरीदी साहब से हमने बैठे हैं और हमने स्कूल क्रिकेट के बारे में डिस्कस किया कि वो अब ये जिस तरह हो गया, अभी हम बुलाएंगे उनके साथ प्रेजेंटेशन लेके वे फॉरवर्ड जॉइंटली मिल के हम चलेंगे। तो शाहिद अफरीदी हमसे जुदा नहीं है, एक बड़ा नाम है, इज़्ज़त है उनकी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो और हम इकट्ठे चलेंगे। और जो स्कूल क्रिकेट के लिए छोटे बच्चों को उसको हम उनको तालीम, उनकी मैनर्स, उनको एटिकेट्स एजुकेट करके फिर इनको आस्ता आस्ता क्रिकेट में भी उनके जो ताकि यही बच्चे फिर कल को बड़ी टूर्नामेंट्स और उसमें कल के लिए पनीरी है हमारी, उनसे मिल के हमें पनीरी लगानी है। और शाहिद अफरीदी साहब का जो जज्बा है उसकी मैं बड़ा कदर करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ उनके जज्बात को। सर वर्ल्ड कप अगर पाकिस्तान हार जाता तो क्या प्रोग्राम समझते हैं कि में बाबर कहा आजम था कि अगर सबका चेयरमैन पीसीबी जो रहे हैं उनकी करप्शन के हवाले से मामला मैं सामने ले आऊं तो एक भूचाल आ जाएगा, तो क्या वजह है आप करप्शन के हवाले से उनके नाम सामने नहीं ला रहे या उस मामले को नहीं सामने ला रहे, तो इसकी क्या वजह है? मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को ना ही छेड़े तो बेहतर है। जो भी है अल्लाह करे सही है गलत है अपने मुल्क के लिए सोचें, और जिन्होंने भी अगर कोई गलत किया है तो वो भी मुल्क के लिए अच्छा सोचें और कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ना करे सर पाकिस्तान की टीम अगर वर्ल्ड कप हारती, अल्लाह ना करे, तो क्या कप्तान चेंज होगा या यही बाबर आजम? ये मैं फैसला नहीं करूँगा, ये पूरी टेक्निकल कमेटी है जिसमें मिसबा साहब है, हफीज़ साहब है, उनकी मुशावरत से आगे चलेंगे। ये फैसला चेयरमैन का नहीं है, जो टेक्निकल लोग हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, उनकी मुशावरत से आगे चलेंगे। लेकिन बाबर आजम एक ग्रेट कैप्टन है, बड़ा अच्छा प्लेयर है, हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह करे उनको कामयाब करे और पाकिस्तान के लिए वो कोई ट्रॉफ़ी लेकर आए, तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। हम क्यों नेगेटिव बातें सोचें, हम उसको पॉजिटिव सेंस में सोचें कि अब वो आए और उनको आप इधर वेलकम करें, और पाकिस्तानी अवाम भी उधर हो, आप लोग भी हो, हम सब पाकिस्तान टीम के नारे लगा रहे हैं। ठीक है जी। अब क्रिकेट तो बहुत हो गई सर, फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन होना चाह रहे हैं, उसमें कौन सी जमात आएगी? हाँ जी, आपकी जमात का पार्टी से आपका ताल्लुक है, आपकी जमात का क्या लाहेअमल है, हकीकत से आप अपने नून लीग के साथ हाथ करके लड़ रहे हैं अपने? मैं देखें जी, मेरा कोई पार्टी का इस वक्त नहीं है, मैं क्रिकेट बोर्ड में हूँ, तो क्रिकेट बोर्ड में रहते हुए मेरी नॉन पार्टीजन पोजीशन है। हमदर्दियाँ तो दिल में होती हैं, पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा हमदर्दी है मेरी। अल्लाह करे हमारे मुल्क को लेके जाए। हमारी जो एसोसिएशन है, हमारे जो मालकान है, हम तो इस चीज़ की स्ट्रॉन्गली इसको क्रिटिसाइज़ करते रहे कि ये बिल्कुल, और हुकूमत को उस वक्त हुकूमत को बताते रहे हैं हमारी इतला के मुताबिक ये कुछ हो रहा है, बॉर्डरों को सख्त करो। वो उस वक्त नहीं हुआ, अब जो हुकूमत आई है इन्होंने कर लिया है। अब देखें वो स्मगलिंग बंद हुई है, डॉलर भी बेहतर हो गया है, चीनी भी वापस आ रही है, जो ये एक खुशाइन बात है। और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला हमारी हुकूमत और हमारे मुल्क में जो स्मगलिंग है इसका खात्मा होना चाहिए। बिल्कुल सर, आपकी यूनियन ने काश्तकारों के बारे में भी कुछ सोचा? उनको रेट कुछ दे दिया जाता है, जैसे काटन का कुछ है उसे उठाई नहीं जा रही, गन्ने का कुछ और रेट दिया जाता है, फिर बीच में सेंट्रल मैन आ जाते हैं, उनके थ्रू उन्हें बेचारे बेचने पे मजबूर होते हैं, आप दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसके लिए कुछ सोचा यूनियन ने? जी, हमने मेन भीड़ की हड्डियां हैं जो आपको सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो साहब मेरे ख्याल में आपको मालूमात नहीं है। मैं मालूमात लेना चाह रहा हूँ। हाँ, वो चीज़ें जो हर हुकूमत की मीटिंग में शुगर इंडस्ट्री ने कहा है कि किसानों को अच्छे रेट मिलने चाहिए। हमने हर हुकूमत की मीटिंग में कहा है कि 425 रेट जो सिंध हुकूमत ने किया था इनको दिया जाए। हम उनकी हिमायत करते हैं। हम नहीं चाहते किसानों को कम पैसे मिले, हम चाहते हैं किसानों को अच्छा रेट मिले ताकि वो हमारा रॉ मटेरियल ग्रो करते हैं। हमारे लिए ताकत है, हमारे लिए, हमारी इकॉनमी के लिए, इंडस्ट्री के लिए उनकी एक रीढ़ की हड्डी है। तो किसान भाई तो हमारे भाई हैं, हम 425 चाहते हैं, उनको मिलना चाहिए। हुकूमत में ना जाए,
हुकूमत ने तो कॉटन का रेट भी तय किया था। अभी किसान बेचारे अपने घरों में कॉटन रख के बैठे हैं और वो गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आए कोई हमारे पास छापे मारे उठाएं गवर्नमेंट रेट पे हमें हमारी कॉटन उठा ले। ये हाल उनके साथ तो नहीं होगा? ये आपकी बड़ी अच्छी बात आपने की है। मैं आज से नहीं, मैं पिछले कई सालों से हर फोरम पे कहता रहा हूँ, कॉटन है उसकी आप कॉटन प्रोक्योरमेंट रिसीप्ट बनाएं और जो भी कॉटन लेता है CPR दे जिस तरह गन्ने की होती है, और जो ख़रीदता है उसका ज़िम्मेदार हो हुकूमत उससे पैसे दिलवाए। ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि किसान ने अगर कॉटन दे दी, उनके घरों में पड़ रही है, कोई लेने वाला नहीं है, तो अगले साल कौन लगाएगा कॉटन? कोई भी नहीं लगाएगा। तो मैं समझता हूँ कि कॉटन हो, शुगर केन हो, राइस हो, कोई भी क्रॉप हो, किसानों को सपोर्ट करना चाहिए, वो लगाएं। और उसके साथ साथ मैं तो इस चीज़ का बहुत हामी हूँ कि वाटर कंजर्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके पानी का जो ज़मीन के नीचे पानी है वो कम होता जा रहा है। मैं बहुत हामी हूँ कि वाटर कंजर्वेशन, ड्रिप और स्प्रिंकल इरीगेशन जो है उस पर गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे, वाटर रिजर्वायर बनाए और उस पानी को जो सोलर जो पंप हो, जो ट्यूबवेल जो उसका ड्रिप से देना चाहिए ताकि पानी नीचे वाला बचे, वो हमारे आइंदा आने वाले नस्लों के लिए हम बचा के रखें। अदरवाइज़ ये ख़त्म हो गया तो फिर आपको अब इस ईस्ट पंजाब में जाओ, पानी ख़त्म हो गया। उन्होंने सोलर ट्यूबवेल सबको दिए, वो दिन रात चलाते रहे, नीचे वाला पानी ख़त्म हो गया। तो पाकिस्तान में हम नहीं चाहते कि इस तरह की सिचुएशन हो, हमारे मुल्क को अल्लाह महफूज रखे। और बाकी ये गन्ने की तो मैं आपको बता सकता हूँ कि गन्ने वाले का कोई वो नहीं रहेगा कि किसी का गन्ना रह गया हो या कुछ हो। हमारी ये शुगर इंडस्ट्री है, मैं हमेशा चेयरमैन हूँ, मैं उनको कहता रहता हूँ कि हमने किसानों को सपोर्ट करना है और सारे मालकान जो है सपोर्टिव हैं फार्मर्स को, और वो कहते हैं कि जब तक इनका गन्ना ख़त्म नहीं होगा मिलें बंद नहीं करेंगे। बिजली है वो सस्ती ली जा सकती है, तो क्या आप ये बताएंगे कि कितनी सूरत देने हैं और कितने मेगावाट बिजली जो है ना दाखिल की जा सकती है, इसमें रुकावट कौन? आप देखें, इसमें अगर देखा जाए हुकूमत अगर चाहे तो हाई प्रेशर टेक्नोलॉजी में जाए और 30-40 मेगावाट एक मिल दे सकती है अगर हुकूमत की वो पॉलिसी हो, सपोर्ट करे। पिछली दफ़ा भी इंडस्ट्री ने किया, जो साबका हुकूमतें थी उनके दौर में किसी का 1 खरब, किसी का 50 करोड़ जो उसने इन्वेस्ट किया था सारा ज़ाया गया। और हुकूमत इसको करे तो इतनी बिजली बन सकती है जो 3-4 हज़ार मेगावाट पूरे मुल्क में बन सकती है और सस्ती बिजली मिल सकती है। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि इसमें अगर गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी बनाए, एक तो व्हीलिंग एग्रीमेंट बना दे, तो मैं अगर बिजली बना रहा हूँ, कोई और इंडस्ट्री लेनी चाहे तो मेरे से ले ले, व्हीलिंग में उसका किराया दूँ और वो बिजली ले ले। दूसरा मेरी एक आइडिया है कि जो फार्मर्स हैं उनको हम 17-18 रुपये, जो गन्ने के काश्तकार हैं उनका अगर ऐसा सिस्टम कर दें तो अपने गन्ने के काश्तकार को 17 से 18 रुपये पर यूनिट बिजली वही मिल दे सकती है जिसको वो गन्ना दे रहे। ये 92 का